भारत ने चांद के बारे में और ज्यादा डिटेल्स से जानने के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन से 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर अपना चंद्रयान-3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। इस मिशन के लॉन्च होते ही आप सभी के मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे कि चंद्रयान-3 का डिजाइन कैसा है, इसमें कौन कौन से सेंसर लगे हैं, ये किस तरह से काम करेंगे। जिस जगह पर भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है उस जगह पर जाने से नासा भी क्यों डरता है, आखिर क्यों पूरी दुनिया की नजरें भारत के मून मिशन पर टिकी हुई हैं? ऐसे हजारों सवाल आप सभी के मन में घूम रहे होंगे। आपके इन्हीं सभी सवालों का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, इसलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। रात के आकाश में चमकने वाला चांद अपनी शीतल चांदनी के कारण हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। यही कारण है कि श्रृंगार रस के कवियों ने तो चांद की तुलना अपनी प्रेमिका से की है, तो वहीं बच्चों के लिए इसे चंदा मामा के नाम से जाना जाता है। भारत मून के बारे में और ज्यादा डिटेल से एक्सप्लोर करने के लिए चंद्रयान-3 से पहले भी 2 मिशन लॉन्च कर चुका है, जिसमें चंद्रयान-1 ने लूनर सरफेस पर पानी के सबूत ढूंढ निकाले थे, तो वहीं सेकंड मिशन के दौरान लैंडर विक्रम लूनर सरफेस पर लैंड करते हुए क्रैश हो गया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है। इसलिए चंद्रयान-2 मिशन को मिला जुला मिशन कहा जा सकता है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग हो नहीं पाई, लेकिन ऑर्बिटर की हेल्प से आज भी मून से जुड़ी बहुत सी डिटेल्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रयान-2 के सॉफ्ट लैंडिंग के अपने टारगेट में फेल हो जाने के बाद भारत ने एक बार फिर से लूनर सरफेस के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने के लिए चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है। चंद्रयान का लैंडर करीब 40 दिन के अपने सफर के बाद 23-24 अगस्त को लूनर सरफेस पर लैंडिंग करेगा। बात करें चंद्रयान-3 के डिजाइन की, तो ये कहा जा सकता है कि चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 की तरह एक प्रोपल्शन मॉड्यूल लगा है, तो वहीं एक लैंडर मॉड्यूल लगा है। चंद्रयान-2 की तरह ही चंद्रयान-3 में भी लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 के डिजाइन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि चंद्रयान-2 में ऑर्बिटर लगा हुआ था, तो वहीं चंद्रयान-3 में कोई ऑर्बिटर नहीं लगा है, क्योंकि चंद्रयान-3 के लिए ऑर्बिटर का काम चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर ही करेगा। बात करें चंद्रयान-3 के टोटल वेट की, तो यह करीब 3900 किलोग्राम है, तो वहीं इस मिशन पर इसरो ने कुल 675 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। चंद्रयान-3 में लगे लैंडर को लूनर ऑर्बिट में पहुंचाने का काम प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। जब प्रोपल्शन मॉड्यूल लूनर ऑर्बिट में लूनर सरफेस से करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, तब इससे जुड़ा लैंडर अलग हो जाएगा। तब लैंडर को लूनर सरफेस तक पहुंचने में करीब 25 मिनट का समय लगेगा। लैंडर को कंट्रोल करके इसे क्रैश होने से बचाना इस मिशन का सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा। लैंडर को इजेक्ट करने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल मून ऑर्बिट में ही घूमता रहेगा। यह मॉड्यूल बेकार में ही मून के ऑर्बिट में घूमता रहता, इसलिए इसरो ने इस पर स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी शेप नाम का एक सेंसर लगाया है। इस सेंसर के द्वारा अंतरिक्ष में जीवन की तलाश करते हुए एक्सोप्लैनेट की खोज की जाएगी। इंटरप्लैनेटरी मिशन से जुड़े डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए रिले सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। ऐसे में इसरो को दूसरे देशों के रिले सैटेलाइट पर डिपेंड रहना पड़ता था, जिससे डेटा के चोरी होने का डर हमेशा बना रहता है। इसलिए इसरो ने इस बार इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया है। मून ऑर्बिट में घूमते प्रोपल्शन मॉड्यूल को ही इसरो रिले सैटेलाइट की तरह यूज करेगा, जिससे एक पंथ दो काज की कहावत सटीक बैठती है। जब भारत 23-24 अगस्त को लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने में सफल हो जाएगा, तब लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, जिसमें लगे चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी CHA-STE पेलोड की हेल्प से लूनर सरफेस के टेम्परेचर को मेजर किया जाएगा। इसके लिए CHA-STE में लगी एक पिन को लूनर सरफेस में 10 सेंटीमीटर अंदर गाड़ा जाएगा। इसी के साथ यह पेलोड लूनर एटमॉस्फेयर की हीट प्रॉपर्टी के बारे में इसरो को डेटा उपलब्ध करवाएगा, जिससे मून एटमॉस्फेयर के बारे में और ज्यादा करीब से जाना जा सकेगा। पहले ये माना जाता था कि मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन अभी की कुछ स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि मून पर एटमॉस्फेयर है, जो बहुत ही थिन है। यह इतना ज्यादा थिन है कि इसका होना और ना होना बराबर है। अभी की कुछ स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि लूनर सरफेस से करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर मून एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि चार्ज पार्टिकल्स आयन से भरा हुआ है। रोवर में लगे रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड
हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर यानी RAMBHA पेलोड से मून एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी की जाएगी। तो वहीं यह पेलोड मून एटमॉस्फेयर में मौजूद आयंस की डेंसिटी को भी मेजर करने का काम करेगा। इसी के साथ RAMBHA के द्वारा इस बात का भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मून एटमॉस्फेयर इतना थिन क्यों है और इसमें समय के साथ क्या क्या बदलाव होते हैं। रोवर में लगे लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी लिब्स सेंसर की हेल्प से लूनर सॉइल से जुड़ी स्टडी की जाएगी। इसके लिए इसमें लगे लेजर के द्वारा सॉइल में मौजूद केमिकल के एलिमेंट्स को एक्साइटेड कर दिया जाएगा, जिससे अलग अलग वेवलेंथ की वेव्स रिलीज होंगी, जिन्हें अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS की हेल्प से डिटेक्ट किया जाएगा। यह डिटेक्टर उस डेटा के बेस पर इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि लूनर सॉइल में किस तरह के केमिकल कंपोनेंट मौजूद हैं। पहले ये माना जाता था कि मून का कोर पूरी तरह से सॉलिड है, लेकिन पिछले कुछ समय की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि लूनर सरफेस पर अर्थक्वेक की तरह लूनर क्वेक को भी अनुभव किया जा सकता है, जो इस बात को पूरी तरह से नकार देता है कि लूनर कोर पूरी तरह से सॉलिड है, क्योंकि बिना लिक्विड कोर के किसी भी तरह की प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है। इसलिए रोवर प्रज्ञान में इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर साइज्मिक एक्टिविटी यानी ILSA लगाया गया है, जो लूनर सरफेस में होने वाली क्वेक जैसी हर एक एक्टिविटी को डिटेक्ट करके उससे जुड़ा डेटा इसरो को उपलब्ध करवाएगा। ऐसा माना जाता है कि किसी समय मून भी अर्थ की तरह ही डेवलप हुआ था, लेकिन सूरज से आने वाली प्लाज्मा वेव्स के कारण इसका एटमॉस्फेयर हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसे स्टडी करने के लिए लैंडर में लेजर रेक्ट्रो रिफ्लेक्टर एरे यानी LRA लगाया गया है, जिससे यह पता लगा पाने में आसानी होगी कि प्लाज्मा वेव्स के कारण लूनर एटमॉस्फेयर खत्म हुआ था या फिर इसके एटमॉस्फेयर के खत्म होने की कोई और वजह है। अब सवाल ये आता है कि आखिर लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग करना असंभव जैसा क्यों है। पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है। इस सफर को तय करने में करीब 3 दिन का वक्त लगता है। ऐसे में हमें लूनर सरफेस तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 दिन के टाइम फ्रेम वाली एक छोटी सी विंडो ही मिलती है, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है। लैंडर को ऑर्बिट में स्टैब्लिश करते हुए यदि लैंडर थोड़ा भी रास्ता भटक जाता है तो उसे तुरंत कंट्रोल करके उसे रास्ते पर ला पाना असंभव जैसा ही होता है, जिसके चलते लैंडर की क्रैश होने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। लैंडिंग में दूसरी प्रॉब्लम लूनर सरफेस का बहुत ज्यादा अनइवन टेम्परेचर बनता है। मून को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में करीब 28 दिन का वक्त लगता है, जिसके कारण इसका आधा हिस्सा लगातार 14 दिन सूर्य के सामने होता है, जिससे इस हिस्से का टेम्परेचर करीब 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वहीं इसका दूसरा आधा हिस्सा करीब 14 दिनों तक अंधेरे में ही डूबा रहता है, जिससे इस हिस्से का टेम्परेचर माइनस में करीब 230 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो वहीं लूनर साउथ पोल पर कभी सनलाइट पहुंचती ही नहीं है। तो वहीं लूनर साउथ पोल के कुछ हिस्से तो ऐसे हैं जिन्होंने मून फॉर्मेशन से लेकर आज तक सनलाइट को देखा ही नहीं, इसलिए इस इलाके का टेम्परेचर माइनस 230 डिग्री से भी ज्यादा होता है। ऐसे में जब कोई लैंडर अचानक से लूनर सरफेस पर लैंड करता है तो लैंडर के हाई टेम्परेचर और लूनर सरफेस के बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के कारण थर्मल शॉक वेव्स जनरेट हो सकती है, जिसके चलते लैंडर के फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लूनर सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग को सबसे ज्यादा मुश्किल बनाते हैं यहाँ मौजूद गड्ढे। लूनर साउथ पोल मून सरफेस का वो हिस्सा है जहाँ पर गड्ढे पूरे मून के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा हैं, जिसके चलते यहाँ लैंडिंग के लिए सही जगह को सेलेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह से ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो लूनर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग को पूरी तरह से असंभव बनाने का काम करते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि इस बार इसरो ने लैंडर में ऐसे सेंसर लगाए हैं जो सरफेस पर खुद ही सेफ जोन डिटेक्ट करके लैंडर को सुरक्षित लैंड करवाएंगे। इतने मुश्किल टास्क को यदि इसरो इजीली कंप्लीट कर लेता है तो भविष्य में भारत बड़े ही इजी वे में मून के लिए मानव मिशन लॉन्च कर सकता है। लूनर सरफेस पर सक्सेसफुली लैंडिंग का फायदा भारत को भविष्य के स्पेस मिशन में मिल सकता है। भारत यहाँ पर स्पेस स्टेशन जैसे मून स्टेशन का निर्माण कर सकता है, जो भविष्य के भारत को स्पेस की दुनिया में एक सुपर पावर बना सकता है। अभी तक सभी यही मानते आए हैं कि मून फॉर्मेशन थिया नाम के एक प्लैनेट के धरती से टकराने के कारण हुआ है, लेकिन यह बात अभी तक पूरी तरह से थ्योरेटिकल ही है। यदि भारत लूनर सरफेस पर सेफ्टी लैंडिंग कर लेता है तो इस बात का पता बड़ी ही आसानी से लगाया जा सकता है कि मून फॉर्मेशन कैसे हुआ। मून फॉर्मेशन थिया नाम के ग्रह की टक्कर से हुआ था या फिर इसके जन्म की कहानी कुछ और ही है। नासा भी लूनर साउथ पोल पर जाने से डरता है,
लेकिन फिर भी इसकी निगाह भारत के चंद्रयान 3 मिशन पर टिकी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर लूनर साउथ पोल पर क्या छिपा है जिसे एक्सप्लोर किया जाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के अपोलो 17 मिशन के दौरान वैज्ञानिक लूनर सरफेस से कुछ नमूने इकट्ठे करके धरती पर लाए थे। जब लूनर सरफेस से लाई मिट्टी के नमूने की जांच की गई तो इसमें कुछ ऐसा मिला कि उसने सभी को चौंका दिया। जब लूनर सॉइल की जांच की गई तो पाया कि इसमें हीलियम 3 की मात्रा मौजूद है। इसका मतलब ये था कि लूनर सॉइल में हीलियम 3 मौजूद है, जो कि बहुत ही प्रीशियस मटेरियल है। वैज्ञानिकों की माने तो हीलियम को न्यूक्लियर फ्यूजन की हेल्प से बड़ी आसानी से एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लिया जा सकता है। सूरज पर भी इसी प्रोसेस से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए लगातार ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि लूनर सरफेस से माइनिंग करके हीलियम को धरती पर लाने में सफलता हासिल कर ली जाती है तो फॉसिल फ्यूल पर हमारी निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी के दौर में यह सपना तो पूरी तरह से हकीकत से कोसों दूर दिखाई पड़ता है, लेकिन भारत का चंद्रयान मिशन 3 इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में एक छोटा सा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक मून ऑर्बिट से ही मैपिंग करके मून मिनरल्स की जानकारी प्राप्त की जाती रही है। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब लूनर सरफेस के सबसे मिस्टीरियस प्लेस लूनर साउथ पोल पर लैंडिंग करके वहां की मिस्ट्री को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। यदि वहां पर हीलियम 3 के मौजूद होने के पुख्ता सबूत मिल जाते हैं तो इस बात की संभावना बनती है कि भारत जल्द ही मून पर माइनिंग मिशन के बारे में प्लानिंग करना शुरू कर सकता है, क्योंकि यह मिशन भारत को पूरी दुनिया में एनर्जी किंग बना सकता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।